हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का एक सेशन लेके चल रहे हैं जिसमें आपकी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट आरओ, एआरओ एंड एसएससी, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था, टॉपिक हमारा एक कंप्लीट हुआ था, अर्थ एवं विषय क्षेत्र था जो भूगोल का। आज का टॉपिक जो हमारा है इसका नाम है सौरमंडल। सौरमंडल में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो 3-4 पार्टों में इसको हम करेंगे। और पहला क्वेश्चन आज का है सौरमंडल का। फर्स्ट की सौरमंडल जो प्रणाली है ये किसने की थी? सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है जो 4 दिए गए हैं, गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस एंड केपलर। तो आप लोग बताइए सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस से यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कोपरनिकस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोलैंड में जन्मे थे ये निकोलस। कौन निकोलस? कोपरनिकस, ठीक है। ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। क्या दिया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान देना। निकोलस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना। क्या माना? कि भैया पृथ्वी है जो ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर, यानी हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल को लागू किया। इसके पहले पूरा यूरोप अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास करता था, है ना। तो जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी। अरस्तु ने भाई कहा था कि जो पृथ्वी है ब्रह्मांड का केंद्र है, और सूर्य, तारे और दूसरे पिंड उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते। तो ये तो उल्टा हो गया ना भाई, ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अगर ये सूर्य है तो पृथ्वी, ये अर्थ है हमारी, ये सन है, तो ये चक्कर लगा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लिखा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? अब बता दीजिए। अब जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं तो उनको हमें बताना है कि वो क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, पुच्छल तारा। तो ये तो कॉमन सेंस का है क्वेश्चन के ग्रह ही होंगे, ठीक है। क्या होंगे? ग्रह होंगे। तो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो हम अगर 8 ग्रह की बात करें तो पृथ्वी पहले बुध हो जाएगा, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं। जैसे एक तो प्लेटो, तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसको 2006 में इसको बाहर कर दिया गया था। तो सीरिस, प्लेटो और एरिस, ये 3 आपके कैसे हैं? ये बौने ग्रह हैं, मतलब डिफाइड प्लैनेट्स। कौन कौन से? सीरस है आपका, प्लेटो और एरिस, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। स्टार्टिंग बुध और शुक्र और पृथ्वी है और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं चारों। फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ग्रह कैसे? बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैसे, ये सन से रिलेटेड है। मतलब अगर यहाँ पे सन है ये, तो इसके पहले सबसे पहले बुध आता है, फिर इसके बाद आपका शुक्र आएगा, फिर आपकी पृथ्वी आएगी तीसरे नंबर पे। तो पूछ दिया जाता है कि अभी तीसरे नंबर पे कौन सा? पृथ्वी के बाद मंगल। तो ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। क्वेश्चन दूसरा कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ये बने होंगे, अभी सारी चीज़ें इसमें मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? देखो, किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले छोटे जो आकाशीय पिंड हैं उनका पूछा है कि उनको हम कहते क्या हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा। तो क्या कहेंगे इनको? इनको कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज राइट, उपग्रह। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक जो उपग्रह है चंद्रमा है। क्या है? पूछा जाता है क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ये प्राकृतिक नेचुरल हो गया। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल कौन सा हो जाएगा? देन आर्टिफिशियल्स आपके जितने भी सैटेलाइट हैं तो वो सब कैसे हैं? आर्टिफिशियल उपग्रह हो जाएंगे। बट पृथ्वी का पूछा तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये तो बिल्कुल सबको पता ही होगा, है ना। इसको बताइए आप लोग।
ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने? पता होगा ना, केपलर। तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इज राइट है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। खगोल विज्ञान में केपलर के जो गृह गति के 3 नियम थे, वो तीनों नियम हम लोगों को देखना है क्या है, देखते हैं, पहुँच करते हैं कि सभी ग्रहों की कक्षा जो है दीर्घ वृत्ताकार होती है और तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक मतलब फोकस पर होता है। तो पहला नियम है कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। बात को समझना क्या रहे, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली जो एक रेखा होती है, रेखा के समान इस समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। एक समय अंतराल में अगर 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल रही तो अगले भी 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगी, ये समय अंतराल पर चलती है। दूसरा पॉइंट है, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब सेमी मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है। बात को समझना कह रहा है कि ग्रह द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा की कक्षीय अवधि का जो वर्ग होता है वो अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब सेमी मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है। पॉइंट है बस नॉलेज के लिए, आपको ज़्यादा नहीं रखना। तो तीसरा पॉइंट है, किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक होता है। ये पॉइंट आपके थोड़े से हैं, अच्छे से देखना है। किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक होता है। तो ऑप्शन हमारा हो गया केपलर, ठीक है, बी। क्वेश्चन क्या था कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो अभी आप लोगों ने देखे कुल पूछा है, देखो उनको नहीं काउंट करेंगे जो 3 को, केवल 8 ही काउंट करिए आप लोग, ठीक है। तो पता है ना, वही फिर से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 3 को, सीरस को, प्लेटो को और एक और था कोई, हाँ उनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, सेम क्वेश्चन पूछ देगा जो बढ़ती दूरी के हिसाब से अभी आपको बताया था। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पहले बुध रहेगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए बुध है, फिर पहले में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो पृथ्वी देखो तीसरे पे आना, पहले में तीसरे पे तो है बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र भी तो नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, चौथा भी नहीं होगा क्योंकि चौथे में दिया गया कि बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी तीसरे पे आनी, ये ध्यान देना। तो यहाँ से 2 तो एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए, अब बी और डी तो नहीं है, अब बचा हमारे पास ए और सी, ठीक है। तो ए ही होगा, अभी जैसे मैंने बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी पे मंगल, ए इज राइट, ओके। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम को हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद बृहस्पति, दिन के हिसाब से याद मत करना, गड़बड़ा जाओगे। पहले हमें बुध देखना है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी पे आ गया, पृथ्वी से फिर हम लोग आजकल कहाँ जा रहे हैं, मंगल पे ग्रह चल रही, मंगल के बाद फिर शनि पे जाएंगे, ठीक है, फिर अरुण वरुण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है? फिर से वही बात है ना। तो अब देखो इसमें क्या है, बुध को पीछे रख दिया, अब पृथ्वी से पूछ रहा है ना, पृथ्वी मतलब तीसरे नंबर पे आती है, ये ध्यान देना। तो पहले तो हमारा बुध हो गया था, ठीक है, फिर शुक्र हो गया था, शुक्र के बाद क्या था, पृथ्वी था, फिर मंगल था। अब पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना। तो पहले तो इसके आसपास शुक्र कहीं देख लो अगर दिख रहा हो, पृथ्वी के पास में पहला नहीं है, शुक्र पहले दूसरे में दिया गया है, तो पहले दूसरा ही राइट हो जाएगा ना, शुक्र, मंगल, यही तो है। देखो आसपास के शुक्र है, फिर मंगल है उस साइड, मंगल के बाद फिर बुध आ जाएगा और इधर बृहस्पति आ जाएगा। चारों देखो तरीका, देखो उसको लर्न करने का मैं बताऊं, ये है, 1 मिनट, ऑप्शन वी इज राइट, ठीक है। अब हम देखो बताते हैं आपको, अगर हमने यहाँ पे अर्थ को बनाया है, 1 मिनट, ये अर्थ है यहाँ पे, तो मैंने कहा यहाँ पे आपका मंगल पड़ेगा, ये मंगल के बाद यहाँ पे बृहस्पति। अगर हम सूरज की साइड देखेंगे यहाँ पे, तो पहला बुध हो गया था, बुध के बाद हमारा शुक्र था, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे तुम्हारा वैसे पृथ्वी हो गया। तो 2 ग्रह पहले रखना, बुध और शुक्र, उसके बाद मंगल और बृहस्पति बाद में, फिर उसके बाद आपके वो 3 और बचे हो जाएंगे। तो ये आसपास के थे यही, तो शुक्र, बुध और शुक्र इस साइड हो गए और मंगल, बृहस्पति इधर होगा। ये हमें पृथ्वी के आसपास के बताने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
7 में लिखा कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताना। आकार के अनुसार देखो, अभी मैं ग्रहों को ये देखना है कि इनके आकार में मतलब कौन से छोटे हैं पहले, कौन से बड़े हैं, फिर सीक्वेंस लगाना। तो अवरोही क्रम मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, घटते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो हो सकता है हमारा, आपको पहले में दिया है बृहस्पति, शनि, अरुण है, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो देखो पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी से तो काफ़ी बड़े बड़े डले हैं ग्रह, तो ध्यान देना। दूसरे में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। तीसरे में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। चौथे में जो हमारा दिया गया है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो अगर थोड़ा सा लॉजिकल अगर आप देखेंगे चीज़ों को, ऐसे याद कर लो, सबसे बड़ा जो नाम है इसमें वो सबसे बड़ा तरीका है, तो हम बता रहे हैं आपको। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट है। सबसे बड़ा नाम क्या है? बृहस्पति। तो पहला बृहस्पति हो जाएगा। फिर उसके बाद हम शनि पे आते हैं, बृहस्पति शनि 2 ले लेते हैं। फिर उसके बाद अरुण वरुण ले लो, 4 हो गए। उसके बाद 5वें पे हम पृथ्वी के लिए आ जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी के बाद जो शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो बड़े के अनुसार जो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस में दूर थे वो ज़्यादा बड़े। नहीं, एक लॉजिक पूरा याद ही करना पड़ेगा। बृहस्पति सबसे पहले रख लो क्योंकि सबसे बड़ा नाम है, तो सबसे बड़ा ये। फिर शनि को रख लो, फिर अरुण वरुण 2 से याद कर लोगे, 4 हो गए। फिर पृथ्वी आ गया 5वें नंबर पे। फिर बचा आपका शुक्र, मंगल, बुध। बुध को सबसे छोटे समझ लेना, ठीक है, सबसे छोटा लास्ट में बुध। क्लियर? चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। यही लिखा है कि अनुसार इस टाइप के होंगे ये, बुध, मंगल, शुक्र, अरुण, बुध है, मंगल है, शुक्र है, ऐसे ही था ना बुध। एक मिनट, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, ओ एक मिनट, ये घटते क्रम में थे, सॉरी, ये अवरोही क्रम मतलब, हाँ, बड़े से छोटे को ये था। अगर हम क्रम से इनको हम आकार के अनुसार देखें कि जो सबसे बड़ा है बुध है, मतलब ये अब अवरोही मतलब हो गया घटते क्रम। तो सबसे छोटा वही है बुध है, फिर मंगल है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, अरुण वरुण, शनि, बृहस्पति, ये आपके छोटे से बड़े की ओर। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ये बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। और कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है हमें बताना, ठीक है। तो सौरमंडल के भाग की अगर बात करें, निहारिका दिया गया और ग्रह हैं, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है। निहारिका नीचे, निहारिका ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी ही राइट होगा, निहारिका। दरअसल बात ये कि निहारिका ये जो नेबुला अंतरातारकीय जो माध्यम है, इंटरस्टेलर स्पेस में स्थित है। ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, गैस है, ये अन्य सारी गैसें भरी रहती हैं। आयनीकृत जो आयोनाइज्ड प्लाज्मा गैसें उपस्थित होती हैं। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड को हम ग्रह कहते हैं। खोजा जाने वाला ये पहला क्षुद्र ग्रह है। सेरेस की बात करें 1819 में ग्यूसेप पिजाई द्वारा से पाया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम अब 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या दिया गया देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग पूछा है। वेग क्या है? बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। तो क्या वेग कैसा रहता है? नियत रहता है या अधिक होता है जब सूर्य के समीप होता है? अच्छा, सूर्य के चारों जो चक्कर लगाएगा तो जब सूर्य के पास जब होता है तो वो अधिक हो जाता है, वेग की बात कर रहा है, ठीक है। तीसरे में देखा अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, या कुछ नहीं कहा जा सकता। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, दूर नहीं होता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। क्या होता है? सूर्य के समीप होता है, तब वो अधिकतम होता है। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो लिखा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। कब होता है? जब सूर्य के समीप होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 11 में क्या लिखा? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं बताइए भैया। तारामंडल पूछ दिए कितने हैं, ये तो किसी को पता नहीं होगा, है पता? बताइए 87, 88, 89 या 90। तो हम लोग कन्फ्यूज कहाँ रहते थे? 79, 89, 69, दिस टाइप्स के वर्ड्स हमारे लिए कन्फ्यूजिंग करते थे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 89। ओके, क्या है? 89। तो खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? जो खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में
दिखने वाले तारों के समूह को कहते हैं? तारामंडल की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। ये तारामंडल भी है, साइंस वाला मत समझना। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ध्यान देना, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत की बात कर रहे हैं, तो किस ग्रह पे ये है, ये हमें बताना है। ठीक है, बेसिकली हम लोग जिस ग्रह पे ज़्यादा आजकल पहुंच रहे हैं जो लोग, तो उन्हीं में से कुछ होगा। बुध पे तो अभी कोई नहीं गया, शुक्र पे भी नहीं गया, पृथ्वी पे तो हम ही लोग रहते हैं। नीचे डी में दिया गया मंगल, तो मंगल इज़ राइट। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि निक्स ओलंपिया जो कोलंपस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है, मंगल की सतह से लगभग 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक है तथा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। ओके, क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। कहाँ पे? मंगल ग्रह पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात 13 की बात करेंगे, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 3, 4, 5 या 6? ठीक है, ऑप्शन ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में 6 है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या पूछी गई कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी इज राइट हो जाएगा, 4 है। कितनी है? 4 है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह बुध हैं, वही जो अभी आपको बताए थे, 4 4 में बढ़ जाएंगे। बुध हो जाएगा, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपके हो गए आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। ओके, जो वर्ड लॉ अभी आपकी टर्मोलॉजी आई थी उसी को फिर से हम लोगों को देखना। तो ये 4 पार्थिव या आंतरिक ग्रह, ये 4 हो गए। फिर हम पार्थिव ग्रह कहा जाता है, नहीं क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं, इस वजह से इनको पार्थिव ग्रह कहेंगे या आंतरिक ग्रह कहेंगे। बाहरी ग्रह जो इसके बाद 4 बचे थे वो हो गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो ध्यान कर लो, बुध था, जी सर था बुध, शुक्र था, हाँ था शुक्र, मंगल था, हाँ था, पृथ्वी था, लेकिन शनि दे रहा है वो नहीं था। तो ऑप्शन डी इज राइट मेरे हिसाब से। गुड, आंसर डी इज राइट। ओके, पार्थिव या आंतरिक ग्रह जिसे हम बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल को कहते हैं, बकाए ये नहीं होंगे। तो पार्थिव ग्रह इसमें से कौन सा नहीं है? शनि नहीं होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? देखो, बात कर रहे हैं कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति जो सदृश ग्रहों की संख्या पूछी है कितनी। बाह्य मतलब फिर से 4 ही आएगा ऑप्शन, इसके आप कन्फ्यूज नहीं होना। मैंने कहा 8 थे, 8 को 4 4 पार्टों में बांट दिया गया था भाई, ऐसे था ना, ये 4 इधर कर दिए, 4 इधर। ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा आपका? डी ही होगा, सॉरी सी होगा, जिसमें 4 दिए। तो इनको हम कौन कौन से कहेंगे? बृहस्पति सर बचा था, शनि रह गया था, और अरुण वरुण हो गए। ये आपके हो गए कौन से? ये हो गए आपके बाह्य ग्रह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। 16 में लिखा है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। सदृश ग्रहों में बृहस्पति सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो शनि, अरुण, वरुण, मंगल, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा, मंगल नहीं सदृश में। ठीक है, शनि है, अरुण, वरुण, ये सब बाह्य ग्रह हैं, उसी में आ जाएंगे, उसी को हम सदृश में कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, बृहस्पति या बाह्य ग्रह। जो बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। मतलब ध्यान दो, पृथ्वी जो बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। तो बृहस्पतीय ग्रह की अगर बात करें कौन हो जाएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? वामावर्त समझ रहे ना? एक मिनट। तो वामावर्त ये उल्टे एंटी क्लॉक घूमते हैं। ठीक है, ये आपका दाएं वर्ता, ये एंटी क्लॉक वाइज है, ये क्लॉक वाइज है। ठीक है। तो पूछा है कि इसमें से निम्न में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों वामावर्ता में घूमते हैं? तो 2 को किसी को छोड़ दो। अब देखो कौन कौन सा भैया, शुक्र और अरुण नहीं घूमता है, मतलब बुध शुक्र घूमेगा, ए सही हो जाएगा, मतलब ए घूमता है, बी वाले घूमेंगे, सी वाले भी घूमेंगे। नीचे डी ऑप्शन को देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है शुक्र और अरुण। तो शुक्र और अरुण है जो पृथ्वी की निकटतम ग्रह, सूर्य से दूसरा। चलिए देख, शुक्र है पृथ्वी का निकटतम ग्रह, सूर्य से दूसरा और सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह। आकाश में शुक्र को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। शुक्र, अरुण मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर
दिशा में घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम समझ गए ना, यहाँ पे ये डायरेक्शन बनाएंगे तो ये पूर्व इधर होता है, पूर्व से पश्चिम ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो मैंने आपको समझा दिया था अभी। ओके, कौन कौन से भी, ये शुक्र है और अरुण है। हाँ, कुछ लोग अलग होते हैं ना, उनको तो याद करना ही पड़ता है, यही तो कहानी गड़बड़ाते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं भैया? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये बताना आपको। अब सौरमंडल किससे बना होगा ये आप बता दो पहले भैया। सूर्य से ही तो सौरमंडल सूर्य से ही बना है, तो जन्मदाता भी इसे कहेंगे, तो ए ही राइट हो जाएगा यहाँ पे, ए सूर्य को। इसके हम रीडिंग करते हैं। सूर्य अथवा सूरज, जो सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य को हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य को हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखा है ब्रह्मांड में, ये आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? कौन विस्फोट कर सकता है भैया? तो धूमकेतु कहते हैं, या उल्का कहते हैं, लुब्धक क्या बोलते हैं, या अभिनव तारा बोलते हैं? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिनव तारा को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहते हैं। ठीक है, तो इसका रीडिंग करते हैं। क्या लिखा है? सुपरनोवा ब्रह्मांड में होने वाली सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें कोई बहुत पुराना तारा अपने अंतिम क्षणों में होता है। कोई पुराना तारा हो जाता है और अंतिम क्षण में आ जाता है, मतलब बुढ़ापा आ जाता है उसका, और कड़े विस्फोट के बाद नष्ट होने ही वाला होता है। यह विस्फोट बहुत शक्तिशाली होता है। तो इस प्रतिक्रिया के बाद या तो कोई नया तारा बनना शुरू होता है, या पुराने तारे में विस्फोट होने के बाद वह सफ़ेद डफार में बदल जाता है। जब सुपरनोवा प्रतिक्रिया हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा रोशनी प्रसारित होती है, जो इतनी चमकीली रहती है कि वो पूरे ब्रह्मांड की रोशनी को पीछे छोड़ सकती है। तो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि सुपरनोवा प्रतिक्रिया के दौरान जब विस्फोट होता है तो अंतरिक्ष की सबसे खतरनाक घटना है ये। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहते हैं? तो अभिनव तारा को कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 वाला। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि किसने खोज की थी भाई। पहले देखा था कि आर्यभट्ट को मानते, तो आर्यभट्ट को उनको गलत साबित किया था। किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था, है ना। तो ऑप्शन सी इज राइट है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। बात करते हैं निकोलस, जो कोपरनिकस पोलिस खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, हम लोग पहले ही देख चुके पहले क्वेश्चन में। उन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया कि देखिए पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। निकोलस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना, यानी हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल को लागू किया। इसके पहले पूरा यूरोप अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास करता था, जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी और सूर्य, तारे, दूसरे पिंड उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। ये चीज़ें गलत थी, इस वजह से फिर यहाँ पे निकोलस ने इसको, अरस्तु को गलत साबित किया और अपना सिद्धांत दिया। और ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो गया सी राइट, कि सर्वप्रथम खोज किसने की? सूर्य के जो चारों ओर पृथ्वी घूमती है, इसके बारे में। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए। मैं अभी और इसको कंटिन्यू करूँगा, इसके पार्टों में बताएं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, क्योंकि 8-10 पॉइंट हैं, इसको 10 हैं तो हमें 5 पार्टों में ही कवर कर लेंगे। थोड़े क्वेश्चंस बढ़ा के करते हैं, 20-20 क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्योंकि टॉपिक भी बहुत हैं भाई, ढेर सारे, क्योंकि 70 तो टॉपिक ही है इसमें, तो काफ़ी कवर करना है, समझो चीज़ों को, है ना। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? अब बता सकते हैं हम कौन सा ग्रह नहीं है? कह रहा है कि देखो ध्यान देना, निम्न कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते? प्राचीन भारतीय लोग तो उसको ग्रह मानते थे भैया, सूर्य को ही मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, बकाया तो सब ग्रह हैं आज की डेट में। तो सूर्य से पृथ्वी की जो औसतन दूरी है लगभग की हम बात करें, तो ये है आपकी 1496 लगा देना किलोमीटर है ये। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8.3 मिनट का समय लगता है, हम 8 मिनट भी बोल सकते हैं। सूर्य की जो सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम और लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम और क्रोमियम तत्वों से हुआ है। ध्यान देना, सूर्य की सतह का निर्माण, वैसे हम हाइड्रोजन, हीलियम तो जानते हैं, यहाँ पे लोहा और निकेल भी आ जाता है, ऑक्सीजन भी मात्रा रहती है, सिलिकॉन आ जाता है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कार्बन भी है, नियोन है, कैल्शियम है, क्रोमियम तत्वों से, इन सब से होता है। क्लियर हुआ आंसर? प्राचीन भारतीय सूर्य को भी ग्रह मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, अभी हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन, हीलियम ही हो गई, है ना।
तो हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ है, ये लिखा है हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन डी। सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ है, जो अधिकांशतः हाइड्रोजन हीलियम का बना है, और शायद इन्हीं में कई अन्य तारों को बनाया है। तो हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा का 74%, देखो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 74% में है, और हीलियम है आपका 24%। ठीक है, अब सर 2% तो बच गया, वो कहाँ गया। अब और भी तो गैसें थी, देखो ढेर सारी थी, कार्बन थी, ऑक्सीजन थी, नियॉन थी, लोहा था, निकल था, ये कहाँ जाएंगे। ठीक है, हाँ, सबका हिस्सा बराबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हमने, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में देखा समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, स्थल मंडल। सूर्य के मध्य भाग पूछा है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मंडल जिसको हम फोटोस्फीयर्स की किसी तारे का बाहरी खोल है जिससे प्रकाश निकलता है, असल में हम सूर्य में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। कहने को तो कह रहे हैं सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, बट क्या है ये सूर्य के प्रकाश मंडल का किस तारे का ये बाहरी खोल होता है, प्रकाश मंडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बताइए आप, ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य के जो ऊपर के भाग को अधोमंडल नहीं कहते, प्रकाश मंडल नहीं कहते, वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य के जो ऊपर के भाग को हम बोलते हैं वर्णमंडल। मतलब सूर्य के वायुमंडल का जो निम्न स्तर है, जो प्रकाश मंडल मतलब फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर स्थित है, ये उत्क्रमण मंडल मतलब रिवर्सिंग लेयर कहलाता है। तो इस उत्क्रमण मंडल से ऊपर लगभग हम 11,200 किलोमीटर तक फैले हुए खगोलीय मंडल को वर्णमंडल कहते हैं। कितने, 11,200 किलोमीटर तक फैले हुए गोलीय मंडल को वर्णमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों, आप बताइए। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, हाँ ये बताइए। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, क्या ए वाला सही है। बी में लिखा है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सी में लिखा है पूर्व में स्थित है। इनमें से कोई नहीं, बताइए, 4 ऑप्शन दिएगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब पश्चिम से, ये पश्चिम है हमारा इधर से, तो पूर्व की ओर ऐसे घूमती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, क्या होती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ए ऑप्शन राइट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। धरती न केवल पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, साथ ही यदि हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखें तो वह सूर्य की परिक्रमा वामावृत्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, अभी जस्ट मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात और ऋतु परिवर्तन होते हैं, इसी की वजह से ऋतु परिवर्तन या दिन रात में परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 को देखते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, ये बताइए। नॉर्वे को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, आधी रात का वो कहते हैं, दिन कहते हैं ना, इस टाइप का कोई, तो वो डेट बतानी है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। कौन सी एक डेट होगी वो हमें देखनी है कब होगा। तो 21 मार्च या 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। 21 जून यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट, क्योंकि नॉर्वे के अर्धरात्रि के सूर्य के देश को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जब सूर्य उत्तरायण, क्या कह रहा है कि जब सूर्य उत्तरायण रहता है उस समय उच्च अक्षांशों में दिन की अवधि क्या होती है, दिन की अवधि 18 से 24 घंटे तक रहती है, बताइए। अर्थात उसी गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब अर्धरात्रि रहती है तब नॉर्वे जैसे उच्च अक्षांशीय देशों में सूर्य चमकता रहता है। तो अटलांटिक और आर्कटिक ऐसे ही उच्च अक्षांशीय क्षेत्र भी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नॉर्वे अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ध्यान देना, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, ये बताना। अगर मान लीजिए एक ग्रह है
ये ऐसे मान लीजिए एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, अगर ये सूर्य ही है सॉरी सन है, तो अगर कोई ग्रह दूर तक है तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी पूछा है, ये ध्यान देना। मतलब हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी, अपसोर कहेंगे, उपसोर कहेंगे, अपोजी या पेरिजी? बताइए क्या कहेंगे? तो इसको अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो जब सूर्य से अधिकतम दूरी पे होता है उसको हम अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज राइट, अपसोर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपसोर मतलब एफिलियंस कहते हैं। अपसोर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। अब जब मैप पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 4 जुलाई की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखो बात को समझना, कह रहे एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी, अभी पूछा था दूर, अब पूछा है निकटतम। तो पहले अपसौर था, अब क्या हो जाएगा? उपसौर हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, उपसौर। ओके। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक की होती है तो उसे हम उपसौर या पेरीहेलियन कहते हैं। अपसौर की स्थिति 3 जनवरी को, तो मतलब सर्दियों के दिनों में होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट करें, चलिए। ऐसे ही सीक्वेंस से क्वेश्चंस हैं आगे पीछे, तो टॉप वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये जेपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक किसे कहा जाता है ये बताना मैं। तो खगोलीय एकक की बात करें, किन किन के दूर के बीच की दूरी होगी, तो पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, या फिर प्लूटो तथा सूर्य। तो प्लूटो तथा सूर्य तो खत्म ही कर दो, पृथ्वी तथा सूर्य से भी मतलब नहीं। अगर हम जिस ग्रहों पे रहते हैं और जिससे हमें सनलाइट मिलती है उन्हीं पे फोकस करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कॉमन सेंस से, कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम खगोलीय एकक कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो खगोलीय एकक, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल्स यूनिट AU कहते हैं, पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की माध्य जो दूरी है यह लगभग 149,8,000 किलोमीटर होती है। इसे हम स्थायी मानकर सौरमंडल की अन्य दूरियों को मापने में भी इसका प्रयोग करते हैं, कि सौरमंडल की और दूरियां मापनी है तो उनमें प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा 1495, 98, 000, ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? अब बताइए। सूर्य का दूरबीन में देर तक चमकना, आई थिंक ऑप्शन डी होना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन डी। अभी देखा कि नॉर्वे के अर्धरात्रि के सूर्य के देश को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जब सूर्य उत्तरायण रहता है तो उस समय उच्च अक्षांशों में दिन की अवधि 18 से 24 घंटे तक रहती है। अर्थात उसी गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब अर्धरात्रि रहती है तब नॉर्वे जैसे उच्च अक्षांशीय देशों में सूर्य चमकता रहता है। तो अटलांटिक और आर्कटिक, देखो ये पॉइंट को ध्यान देना, अटलांटिक और आर्कटिक ऐसे ही उच्च अक्षांशीय क्षेत्र वाले देश हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक मिनट, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अभी हम लोगों ने देखा है ना, जापान छोड़ दो, भूमध्य छोड़ दो, आर्कटिक क्षेत्र बोल सकते हैं, आई थिंक राइट, सी, क्योंकि इसी से एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग कर रहे थे। हाँ, सी हो जाएगा। आर्कटिक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को ठीक उसी प्रकार कहते हैं जिस तरह दक्षिणी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र अंटार्कटिक कहलाता है। देखो ये कह रहा है कि ये कॉन्सेप्ट देखो कितना अच्छा क्लियर कर रहा है कि आर्कटिक जो अगर हम ऐसे गोला बना देंगे तो ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा आर्कटिक कहते हैं उसको। ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र को ठीक उसी प्रकार कहते हैं, जिसमें दक्षिण ध्रुव में हम क्या कहते हैं इसको, अंटार्कटिक कहलाता है। तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में जिस क्षितिज के ऊपर प्रति वर्ष सूर्य कम से कम एक दिन में 24 घंटे के लिए दिखाई देता है, जो नॉर्वे में है, इसलिए आधी रात को भी हम सूर्य दिखाई देता है। और क्षितिज के नीचे प्रति वर्ष सूर्य कम से कम एक दिन 24 घंटे के लिए दिखाई नहीं देता है, इसलिए दोपहर को भी सूर्य दिखाई नहीं देता है। ये दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है, यह नॉर्वे हो जाएगा। इस वजह से आर्कटिक क्षेत्र बोल सकते हैं, वो ऊपर का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? ये बताइए। आप लोग देखते रहते हैं सूर्य ग्रहण हो गया, काला धब्बा है क्या इन सूर्य में एक बड़ा काला छेद है? बताइए। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं या धब्बे में स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है? इनमें से कौन सा हो सकता है? आप लोग बता सकते हैं, कॉमन सेंस से बताएंगे। एक गोला है, हम एक बैलून को अगर जलाएंगे, ऐसे गोल बैलून को जलाएं, बैलून को लेंगे और उसमें लाइट लगाएंगे, तो अगर उसमें हम कुछ स्पॉट पे कहीं थोड़ा सा कागज़ अगर टैपिंग कर दें कुछ, तो वो क्या होता है,
वो है तो उसी का पार्ट, बट वो क्या लाइट उसके पास अपनी खुद की नहीं है। तो हम बोल सकते हैं धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चुंबकीय प्रभाव के कारण कुछ जगहों पर सूर्य की सतह पर तापमान अपने आसपास के वातावरण से कम हो जाता है। ये जगह ही हमें काले धब्बे के रूप में दिखाई देती है। इन धब्बों से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, लेकिन पार्ट तो सूर्य का ही है। तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? तापमान अपने आसपास के वातावरण से कम रहता है वहाँ का। क्यों होता है? तो चुंबकीय प्रभाव के कारण। क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 13, आरआरबी 2005 का क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत बताना। अभी हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन और हीलियम देखा, तो 74% एंड आपका 24% की बात कर रहे थे। 2% मैंने कहा था अदर के लिए छोड़ दीजिए। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन आपका जो होना चाहिए ए ही होने जाना चाहिए, है ना। क्या होगा? ए, 74%। अभी जस्ट बताया। तो सूर्य में जो विभिन्न गैसों के प्रतिशत की बात कर ले, हाइड्रोजन 73.46 है, इस वजह से 74 भी मान लेते हैं। हीलियम 24.85% है, ऑक्सीजन 0.7%, कार्बन 0.29%, लोहा 0.16%, गंधक की बात करेंगे 0.12%, नियोन 0.12%, नाइट्रोजन 0.09%, सिलिकॉन 0.07%, मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, 0.05% मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14 में लिखा निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है, तारा की बात करते हैं, कौन सा तारा है यहाँ पे तो वो बताना। तो सूर्य ही एक तारा है, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। सूर्य व सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। किस पे? सौर पृष्ठ पर की बात कर रहे हैं। अब बताइए तापमान, बहुत ज़्यादा तापमान होता है, आपको सही बताना है। 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। भाई सबसे ज़्यादा जो इसमें दिख रहा है वो लगाइए, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तापमान का आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि लोहे जैसी धातु की लगभग 1430 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो सूर्य की सतह पर ठोस अवस्था में रह सके। तो इसके यह निष्कर्ष निकलता है कि सूर्य गैसों से मिलकर बना है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुयात में पाया जाता है। भाई हाइड्रोजन है और हीलियम, दोनों तो हम पहले लगा देंगे सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे हीलियम ही दिखा है, अब कौन बचा भी कौन है ना। तो ए ही हो जाएगा। सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ है, जो अधिकांशतः हाइड्रोजन हीलियम का बना है। शायद इन्हीं ने कई अन्य तारों को बनाया है। हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा का 74% रहता है, हीलियम 24% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। 17 में लिखा है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो ये देखो मैंने स्टार्टिंग में जो चीज़ें एक्सप्लेन की थी सब उसी से मिल रहा है। तो 8.3% ए हो जाएगा यहाँ पर सही। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 1496, ऐसे याद कर लेना, 5 जीरो लगा देना, किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8.3 मिनट का समय लेता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। अब ये बताइए, अभी जस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई थी स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा भाई, बुध हो जाएगा ना। हाँ, बुध मतलब मरकरी सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य से निकटतम है। इसका परिक्रमण काल जो लगभग 88 दिन है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो किसी ग्रहों में सबसे तेज है। ठीक है, जल्दी से ये घूम लेता है, 116 दिनों में परिक्रमा पूरी कर लेता है। नेक्स्ट, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध की बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा, हाँ इसी से रिलेटेड था ना। तो कितना होगा, 88 दिन। अच्छा ये नहीं था,
मरकरी जो है ना, हाँ 88। तो सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के निकटतम है, इसका परिक्रमण काल 88 दिन है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा इर्द गिर्द 116 दिनों में दिवसों में घूमता नजर आता है, जो ग्रहों में सबसे तेज है। क्वेश्चन नंबर 9, इस सेशन का मतलब ये 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से ये कवर हो गए। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं, ये बताना। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब क्वेश्चन है, आपको इसको समझना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि दिया गया, तो हम इसमें बुध पे लगाते हैं। बुध इसका सही है। अब देखते हैं। बुध की धरती क्रेटरों से अटी पड़ी है तथा बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है। तो बुध परिक्रमण काल लगभग इसका 88 दिन है। बुध सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। ओके, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। मैं ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन ऐसे कवर करा रहा हूँ। सौरमंडल देखो, मैंने कहा एक बड़ा टॉपिक है, इसमें लगभग 10 श्रेणियों में इसको हमने बांटा है और 40 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन मतलब 2 श्रेणी लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बना के चलेंगे, तो 10 को हम 5 में कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। चैनल को लाइक करें, आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई भी आप वनडे एग्जाम, यूपीएससी है, एसएससी, रेलवे, कोई भी देने जा रहे हैं, ज्योग्राफी आपकी सारी यहाँ से मैं विथ एक्सप्रेशन के साथ कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें अपने चैनल रैंकर मेकर के साथ।